हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट रहेंगे, इंक्लूडिंग आपका प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपको मैंने जैसे पास्ट में बताया था कि आपका बजट आया था, तो बजट के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक हमने कंटिन्यूअसली डिस्कस किए थे और न्यूज़पेपर में भी बजट के टॉपिक बने हुए थे। तो इसमें अभी क्या है, जो टैक्सेशन का लॉ है, आपका डायरेक्ट टैक्स का जो लॉ है, उसमें जो ओवरहॉलिंग किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी अभी क्या है, आने वाले समय में बहुत सारे आर्टिकल देखे जाएंगे। तो ये अभी आपके न्यूज़ में बना हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि बजट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बजट क्या है, आपका सिर्फ आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखना है, उसको पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फिस्कल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फिर आपका साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि कैसे आर&डी को बूस्ट कर रहा है, फिर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि कैसे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को आपका मिटिगेट करने के लिए कौन से मेजर्स लिए गए हैं, फिर इसका आपका जेंडर पर्सपेक्टिव भी देखना है, जो हम सोसाइटी जीएस पेपर 1 सोसाइटी में देखते हैं। तो इससे अभी पता चलता है कि जो बजट है ना, सिर्फ बजट पढ़ के भी आप बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन करना आना होगा। ओके, और सभी चीज़ों को लिंक करना आना होगा। आप जब लिंक कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो एग्ज़ाम है बहुत ही इजी है, आपको इजी वे में सभी चीज़ें समझनी है और इंटरलिंक करना है। तो अभी क्या है, आज आप देख सकते हैं लास्ट 2-3 दिनों से हम जो आपका इवॉल्विंग टैक्स लॉ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी ये डिस्कशन में रहेगा नेक्स्ट, और आप देख सकते हैं 1-2 वीक्स तक रहेगा। उसके बाद भी फिर ये डिस्कशन में आते रहेगा, तो इसको ट्रैक करते रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इवॉल्विंग इकोनॉमी के लिए टैक्स लॉ का सिंप्लीफाई होना कितना ज़रूरी है। अगर हम विकसित भारत का गोल अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है उसको इन्हांस करना होगा, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए क्या है, हमारे लेबर लॉ है, टैक्स के जो लॉ है, इन चीज़ों को हमें ठीक करना होगा, ताकि ये चीज़ें ईज़ ऑफ डूइंग प्रोवाइड कर सके, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो लोग मार्केट में डिमांड जनरेट करेंगे, तो वैसे क्या होगा, आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा और उसी के साथ डेवलपमेंट भी लोगों का इंश्योर होगा। ओके, तो अभी ये जो टैक्सेशन लॉ है, इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, या फिर ये क्यों लाया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ें हमने कल के एनालिसिस में भी देखा था। ओके, तो इसमें अभी आपका क्या है, पूरा जो हिस्ट्री है वो भी इसमें दिखाया गया है कि कैसे हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या है। तो फिलोसॉफी ऑफ टैक्सेशन हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र से देख सकते हैं कि ऑप्टिमल टैक्सेशन टू मॉडर्न फिस्कल पॉलिसीज। तो कैसे उस समय भी टैक्सेशन लगाया जाता था, ताकि क्या किया जा सके, जो एक्सपेंसेस है उनको मीट किया जा सके। तो ये जो टैक्सेशन का आपका कॉन्सेप्ट है, ये हिस्ट्री में भी देखा जाता है। फिर आपका आ गया हमारे क्या बोलते हैं, कॉलोनियल समय में। तो कॉलोनियल समय में क्या है, जब आपका सिपाही मुटीनी हुआ था 1857 के 7 में, उसके बाद गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस हुआ उनके वार में, तो या फिर मुटीनी में, उस चीज़ को आपका रिकवर करने के लिए, उस एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए उन्होंने टैक्सेशन लॉ लाए। फिर वही टैक्सेशन लॉ क्या है, मॉडिफाई किया गया आपका हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। और उसके बाद कैसे टैक्सेशन लॉ का प्रोग्रेशन हुआ, तो जस्टिस एंड इक्विटी लाने के लिए हमारे देश में हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का आपका कॉन्सेप्ट लाया। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इनकम टैक्स लगेगा, उसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो टैक्सेशन भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स हो गया आपका, गरीब अमीर सभी को सेम टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हो गया जीएसटी। तो आप एक बिस्किट का पैकेट कोई अमीर खरीदे या गरीब खरीदे, उसको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना होता है, जीएसटी। उस हिसाब से वो रिग्रेसिव टैक्स हो जाता है। और आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है, आप कम कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप ज़्यादा कमाएंगे तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, और ज़्यादा कमाएंगे तो और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो उसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो अभी इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में ही क्या है,
चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारा पुराना टैक्स लॉ है, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स लॉ है 1961 का, तो उस 1961 के लॉ में क्या है, बहुत सारे लूप होल्स देखे गए हैं। ओके, और बहुत आपका उसमें इतने सारे सब्जेक्टिविटी है, जिसके वजह से क्या होता है, टैक्स पेयर के ऊपर बहुत सारा हैरेसमेंट होता है। तो उन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये नया टैक्स लॉ लाया गया है। ओके, तो इसमें सभी चीज़ें हमने मेंशन की है। जो दूसरा आर्टिकल है वो भी टैक्स लॉ के बारे में ही बात कर रहा है, कि कैसे जो नया इनकम टैक्स बिल है वो आपका फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी टू क्लियरिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। कैसे जो भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, टर्म्स है, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि टैक्स पेयर्स को सहूलियत हो। ओके, तो उसी बारे में इसमें मेंशन किया गया है। कैसे आपके जितने भी लगभग 800 सेक्शंस थे जो पुराना टैक्स लॉ है उसमें, तो अभी कैसे उसको कम करके लगभग 500 सेक्शंस में लाया गया है। जितने शेड्यूल थे, पार्ट थे, उन सभी को कम किया गया है। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका लिखा हुआ रहेगा उतना ही कंप्लायंस में बर्डन आएगा, और उतना ही क्या होगा, वो आपका उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या है, विथ क्लैरिटी आपका सभी चीज़ें मेंशन कर दिया गया है न्यू टैक्सेशन बिल में। ओके, ये लॉ नहीं बना है अभी तक, बिल है। तो ये जब पास हो जाएगा ये बिल बनेगा, और उसके बाद ये लागू नहीं होगा। ये 2025 1 अप्रैल से ये लागू नहीं होने वाला है, ये 2026 1 अप्रैल से लागू होगा, ताकि लोगों को समय मिले, आपके जो भी टैक्स एक्सपर्ट है उनको समय मिले, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उनको भी ये चीज़ें समझ में आए, ताकि इसका अच्छा इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, तो इसमें सभी चीज़ें देखिए बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। मोटिवेशन फॉर द रीराइट, तो क्या मोटिवेशन था रीराइट करने के लिए। ओके, तो चैलेंजेस थे ओल्ड टैक्स लॉ में, कॉम्प्लेक्सिटी था, ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे, डेंस लैंग्वेज था। ओके, इनकॉन्सिस्टेंसीज थी। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए नया लॉ लाया जा रहा है। ओके, तो की इम्प्रूवमेंट क्या किए गए हैं नए बिल में, वो सभी चीज़ों को इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो क्लियर प्रेजेंटेशन है, रिड्यूस रिलायंस ऑन प्रोविजर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ओके, लॉजिकल ग्रुपिंग किया गया है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, मॉडर्नाइज टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें पूछे भी जाएंगे इन फ्यूचर के जो भी हमारे एग्ज़ाम रहेंगे, आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, तो आपको इसके जो भी एकदम अंदर के प्रोविजंस है वो इतने जानना ज़रूरी नहीं है। बस ऊपर से ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पास्ट का जो टैक्स लॉ था उसमें कौन कौन सी चैलेंजेस थी, क्यों ओवरहोल किया गया। ओके, और जो ओवरहोल होके जो नया बिल अभी आ रहा है, जो एक्ट बनेगा, उसमें कैसे इसको सिंप्लीफाई किया गया। तो ये सभी पॉइंट आपको समझने ज़रूरी है, ताकि आप क्या कर सके, बुलेट पॉइंट में चीज़ों को लिख सके। ओके, आपको लीगल एक्सपर्ट की तरह इसको नहीं समझना है, आपको एक जनरल टैक्स पेयर के नज़रिए से इन सभी चीज़ों को देखना होगा। ओके, तो और इसी के साथ आपका क्या है अभी नेक्स्ट नेक्स्ट और एक आर्टिकल है, रुकिए कहीं इधर होगा, हाँ, इनकम इंडियाज इनकम टैक्स बिल सेट दी स्टेज फॉर मेजर रिफॉर्म्स। तो ये भी आर्टिकल क्या है, कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स होने वाले हैं उसके ऊपर बात करता है। और इसके बाद एक और आर्टिकल है, ओके, ये वाला नहीं, शायद, ओके, ये वाला। तो इस वाले बिल में क्या किया गया है, आपके क्रिटिसाइज़ किया गया है। जो बिल अभी इनकम टैक्स बिल का डिस्कशन हो रहा है उसका क्रिटिसिज्म है ये। तो इससे आपको क्या है, अभी का जो नया टैक्स लॉ आने वाला है तो उसमें कौन कौन सी लेकुनास रह गई है, तो ये इस आर्टिकल से आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में आपके पहला तो है जो पुराना टैक्स लॉ था उसमें कौन कौन सी चैलेंजेस थी, उसको टैकल करने के लिए नए बिल को कैसे कैसे आपका उसमें ओवरहोल किया गया, और उसमें कौन कौन सी लेकुनस रह गई है। तो ये 3 पॉइंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपका क्या है, ये तीसरा पॉइंट इससे प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि ये रिफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ रीमॉडलिंग है पुराना जो लॉ है उसका। तो ये कैसे सिर्फ रीमॉडलिंग है, रिफॉर्म नहीं है, इसके बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। चलिए फिर से पीछे देखते हैं। ओके,
ठीक है, अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने में उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि क्या डायलामा उनको या फिर ट्रायलामा फेस करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग रहेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग भी क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे क्या है, आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका यूपीएससी रेलेवेंस हमने दिखाया है कि क्वेश्चन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एंड हाउ आरबीआई एक्शन अफेक्ट लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट। ओके, कैसे एक्सचेंज रेट को आरबीआई मैनेज करता है, कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करता है, ये इन चीज़ों के बारे में, फिर कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को इंश्योर करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फिर आपका केस स्टडी ऑन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट शोइंग वाई इंडियाज इंटरवीन्स इन दी फॉरेक्स मार्केट डिस्पाइट हैविंग अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और उसको मैनेज किया जाता है बाय आरबीआई। तो क्यों आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है? ओके, जब रुपी अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होता है तो हमारे इकोनॉमी में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल जो है ये एआई रिलेटेड डिस्कशन करता है। तो इसमें एआई के रिलेटेड हमें दो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि एआई इज टेकिंग अ के शेप्ड पाथ। तो के शेप्ड पाथ क्या है, इसमें के शेप में आपका, इस के शेप में ऊपर का जो के में ये जो आपका वर्टिकल जो दिखा रहा है, इसमें आपका दिखा रहा है कि कैसे जो डेवलप नेशंस है लाइक यूएसए कैसे एआई में वो अचीवमेंट पा रही है। ओके, और आपका जो के शेप में ये जो नीचे आता हुआ जो लाइन है, कर्व है, ये दर्शा रहा है कि जो चाइना है या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया है, वो कैसे एआई में अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहे हैं और उनके लिए वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे चाइना ने डीप से एआई का डेवलपमेंट किया। ओके, वो कैसे आपका यूएसए के जो भी उनके एआई मॉडल है, जैसे ओपन एआई का जो मॉडल है, फिर आपका एनवीडिया है, फिर गूगल है, मेटा है, उनसे ये कैसे डिफरेंट है, कैसे चीप है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे जो भी डेवलपिंग नेशंस है उनको कैसे एआई में सफलता प्राप्त करनी है इंक्लूडिंग इंडिया, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो एआई रिलेटेड आप देख सकते हैं कितने सारे आर्टिकल हमने कवर किए हैं, तो कोई भी पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो सभी वही चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग दिया गया है। ओके, तो आप समझे या ना समझे पहले रीडिंग में, लेकिन आपको क्या करना ज़रूरी है कि आपको पढ़ते रहना ज़रूरी है। आप, ऐसा हो सकता है आज के कुछ आर्टिकल में कोई चीज़ें नहीं समझ पा रहे होंगे या कम समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप जब कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल को एक टॉपिक को एआई के ऊपर इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इसको जब कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो क्या है, सभी चीज़ें आप समझ पाएंगे। ओके, और ये जो प्रिपरेशन का जर्नी है ये ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको सभी चीज़ें वन स्ट्रोक में आपको समझनी है, ज़रूरी नहीं है। आप कभी कम समझ पाएंगे या थोड़ा अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाएगा, समझ बन जाएगा आपका। ओके, तो जो अपर के है वो आपका गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इनको दर्शा रहा है कि इन ये कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका हाईली पावरफुल एआई डेवलप कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आपका कंट्रीज लाइक चाइना का एंड जो भी अदर स्टार्टअप्स है वो कैसे लो कॉस्ट ओपन सोर्स एआई डेवलप कर रहे हैं, कैसे एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये तो टैक्स वाला टॉपिक था जो दिखा दिया था, तो 3-4 टॉपिक टैक्स के ऊपर है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग पेरिस का जो एआई समिट है। तो इस एआई समिट का जो आपका जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें यूएस और यूके ने साइन करने से मना कर दिया है। तो क्यों मना कर दिया है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो यूएस अभी देखा, अब देख सकते हैं कि लास्ट जो मेजर समिट था वो आपके यूके में हुआ था, ब्लेचले पार्क में। तो उस हिसाब से यूके को इसमें भी उनका जो सपोर्ट है वो रखना चाहिए था। ओके, और यूएसए एक आपका उभरता हुआ सबसे बड़ा एआई प्लेयर है, तो इनका जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है।
ओके, तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो यूएस और यूके क्यों स्केप्टिकल है, ओके, इनके आपके ज्वाइन ना करने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो यूके का पोजीशन क्या है, ओके, क्या रीज़न दिया है यूएसए ने अपने हेजिटेशन को लेके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो आप देख सकते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। तो ये चीज़ें भी क्या कर रही है, आपके ग्लोबल जो डिबेट्स डायलॉग है, जो डिक्लेरेशंस है, जो फ्रेमवर्क है, उनसे यूएसए को दूर रख रही है। ओके, और यूएसए और जो यूके है, इनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत दूर अलाइंड भी करता है। तो यूएसए का जो आपका एक्शन होता है उससे यूके अलाइन करता हुआ दिखता है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी ये दिखेगा। ओके, तो अगला जो टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग मलेरिया एलिमिनेशन को लेके। तो मलेरिया एलिमिनेशन को लेके कौन कौन सी दिक्कतें हैं, पहला तो ये रीज़न इसमें डिस्कस किया गया है कि मलेरिया होता क्यों है। ओके, फिर मलेरिया के रिगार्डिंग कौन से वैक्सीनेशंस डेवलप हुए हैं, वो वैक्सीनेशंस क्यों 100% इफ़ेक्टिव नहीं है, उसका अल्टरनेट क्या है। ओके, फिर WHO का इसमें क्या रोल प्ले है। ओके, और डिफरेंट नेशंस ने कैसे मलेरिया को टैकल किया है, वो सभी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। तो आने वाले समय के लिए स्पेशली प्रीलिम्स में क्या है आपके मलेरिया रिगार्डिंग, डेंगू रिगार्डिंग, ओके, स्मॉल पॉक्स रिगार्डिंग, इट मीन्स हेल्थ रिगार्डिंग जो भी आपके वायरल डिजीजेस है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके, स्पेशली आपके प्री के लिए देन मेंस के लिए। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी DRC, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और उसमें जो टूटसी आपका ग्रुप है, टूटसी जो रेबल ग्रुप है, वो क्यों रेबल कर रहा है और कैसा एक वहाँ पे आपका सिक्योरिटी का टेंस माहौल है, और इसमें रवांडा का क्या रोल प्ले है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये सीधा सीधी एग्ज़ाम में आपको मेंस में कभी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ऐसे पूछा जाएगा कि एथनिक टेंशन्स के बारे में पूछ लिया जा सकता है इन जनरल एक क्वेश्चन। तो एथनिक टेंशन में हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो एथनिक टेंशन्स है, फिर आपके म्यांमार में जो एथनिक टेंशन चल रहा है, ओके, फिर आपका श्रीलंका में जो एथनिक टेंशन पास्ट में था, ओके, तो उसी के साथ आपको ये क्या है सब्सटेंशिएट करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, मुझे नहीं लगता है डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एथनिक क्लैशेस के बारे में, एथनिक टेंशन्स के बारे में एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, और तब ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे तो आंसर का जो ग्रेविटी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, और इसी के साथ आपका कैसे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो उसको कैसे जो एथनिक टेंशन है, एथनिक क्लैश है, वो कैसे इसको टेकल कर सकती है। ओके, इसमें आपका इंडिया ने कैसे नॉर्थ ईस्ट में जो एथनिक टेंशन है उसको टेकल किया है। तो ये सब केस स्टडी हम कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं। ओके, तो इसी के लिए ये आर्टिकल दिया गया है ताकि आप एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सके रिगार्डिंग एथनिक टेंशन, कि एथनिक टेंशन सिर्फ इंडिया में ही या फिर साउथ एशिया में ही नहीं होते हैं, आपका अफ्रीका में हो या फिर ईस्टर्न यूरोप में हो, इन देशों में भी, इन रीजन में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग इज अपॉइंटिंग एड हॉक जजेस। ओके, तो एड हॉक जजेस क्या है, टेम्पररी बेसिस में जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं आपके हाई कोर्ट में। ओके, तो इसमें हाई कोर्ट के बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है कि हाई कोर्ट में लगभग आपके क्या है 33% जो वैकेंसीज है वो 33 टोटल वैकेंसीज के 33% अभी खाली है। तो उसमें अभी क्या हो जाता है, आपका जो केस का बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपका केसेस में दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस का जो बैकलॉग है वो बढ़ने से क्या है, लोगों का सीधा सीधी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में सीधा सीधी असर नहीं करता है, लेकिन आपका क्रिमिनल केसेस में लोगों का जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको हैम्पर करता है। ओके, अंडर ट्रायल्स की संख्या जेल में बढ़ जाते हैं, लगभग 70% अंडर ट्रायल्स है। तो वो चीज़ें क्या करती है, लोगों का जो आपके जस्टिस सिस्टम है उसमें ट्रस्ट जो है वो इरोड करती है। ओके, लोगों का फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है। तो उसी को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दिया कि एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट जल्दी होना ज़रूरी है, ताकि जो केस बैकलॉग है स्पेशली क्रिमिनल केसेस, उसका बैकलॉग को कम करना है। तो अभी एड हॉक जजेस को लेके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि एड हॉक जजेस
अगर आपके अपॉइंट किए जाएंगे तो नो डाउट केस बैकलॉग कमेगा, लेकिन उसमें और क्या दिक्कतें आ सकती है, ओके, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये भी इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट है आपका चाइनाज डैम प्रोजेक्ट। जो मी डॉग डैम प्रोजेक्ट है उनका लगभग मुझे जितना तक ध्यान है 60 गीगावाट का है। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम होने वाला है वर्ल्ड का। तो ये कैसे जो इंडिया का इंटरेस्ट है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में और बांग्लादेश के इंटरेस्ट में को कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो आप देख सकते हैं जब ये आर्टिकल्स जनवरी में आई थी तो उस समय क्या था, लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ था। उसके बाद ये फिर से अभी आ गया है। तो आप जब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ते रहते हैं ना, तो आप जैसे जनवरी में आपको पूरा इसका डिस्कशन मिल गया था। अभी उसके बाद कुछ दिनों ये बंद रहा, लगभग 10-20 दिन। फिर से ये आर्टिकल अभी न्यूज़ में आ गया। तो आपका जो पास्ट आपने पढ़ा था ना, उसका पूरा रिवीजन क्या होगा इसमें हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी है, ओके। आपको लगेगा कि सेम चीज़ें आ गई, लेकिन अब आप जो कहते हैं ना कि रिवीजन कैसे करना होता है, ऐसे रिवीजन होता है कि पहले आपने लगातार 10 दिन इसके ऊपर जो भी न्यूज़ थी, जब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था, तब आपने बहुत सारी टॉपिक देखी। उसके बाद आपने कोई टॉपिक नहीं देखा। उसके बाद फिर आपने 1-2 महीने बाद और एक टॉपिक देखा। तो जो पास्ट में आपने 10-20 टॉपिक पढ़े थे, 10-20 जो आर्टिकल पढ़े थे, उसमें अभी ये क्या होगा, आपको रिवाइज करने में मदद कर देगा। तो इसीलिए क्या है, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। और पास्ट में जो भी पढ़ा आपने, वो सभी चीज़ें आपकी क्या होंगी, ध्यान में आ जाएंगी, ओके। तो ये उसी रिगार्डिंग बात करता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो द प्रॉब्लमेटिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ओके। तो मेडिकल एजुकेशन को लेके इंडिया में स्पेशली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लगभग 23 लाख बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करते हैं हर साल मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए। लेकिन हमारे जो 700 प्लस मेडिकल कॉलेजेस है उसमें उसमें इतना सीट नहीं है कि सभी को अब्जॉर्ब किया जा सके। तो उसके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो खर्चा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, जो सभी बेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके क्या है, बाहर के देशों में, जैसे आपके यूक्रेन में हो गया, नेपाल में हो गया, यूएस में हो गया, ओके, डिफरेंट नेशन में इंडिया के तुलना में खर्च कम है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। तो वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन लेने से इंडिया में क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें आ सकती है, ओके। तो उनके जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो कैसा है, हमारा पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है। फिर जो भी बाहर मेडिकल एजुकेशन लेके आते हैं, उनको फिर आके इंडिया में आपका प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ता है लाइसेंसिंग के लिए। तो वो कैसे दिक्कतें खड़ी करती है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। तो ये भी क्या है, इन फ्यूचर आप मेंस में स्पेशली एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ओके। कितने मेडिकल कॉलेजेस है, कितने लोग नीट में अपेयर करते हैं, कि कितने को सीट मिलता है, ओके। फिर खर्चे कितने आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो एनुअली 10 to 50,000 आता है, ओके। और प्राइवेट कॉलेज में 50 to 1 करोड़ तक खर्चा आता है, ठीक है ना। लेकिन आपका स्टडिंग इन रशिया, चाइना, यूक्रेन इज़ ऑफन चीपर। तो ये सभी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी होगा, ओके। तो चैलेंजेस क्या है मेडिकल एजुकेशन जो अब्रॉड में लिया जाता है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर लाइसेंसिंग एंड रिकॉग्निशन इन इंडिया, इन सब को लेके क्या क्या चैलेंजेस है वो हमें देखना ज़रूरी हो जाता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो ये फ्रांस और इंडिया के रिलेशन को लेके आया है, ओके। तो हमारे पीएम साहब ने 6 बार फ्रांस को विज़िट किया है, और फ्रांस के मैक्रोन साहब ने इंडिया 3 बार विजिट किया है। तो इतने जो फ्रीक्वेंट विजिट हो रहे हैं, इससे अभी क्या होता है, ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या पोटेंशियलिटीज़ रहेंगी, कौन कौन से एस्पेक्ट में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो जाती है, ओके। कौन से फील्ड में कोलैबोरेशन है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है एंगेजिंग रशिया। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो स्टांस है रशिया को लेके, वो डिफरेंट है देन दी बाइडेन
रेजिम। ओके, तो उसी को लेके ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अभी कैसे जो आपका यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे आपका कम किया जाए और कैसे पैक्ट साइन करके इसको पेसिफाई किया जाए, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। और इसमें आपका जो बाइडेन साहब का क्या रोल होगा उसके रिगार्डिंग भी ये सभी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। ओके, तो सभी पॉइंट में है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अबाउट नागा पीस अकॉर्ड, जो 2015 में साइन किया गया था बिटवीन एनएससी एंड आईएम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस जो पीस पैक्ट है या फिर आपका पीस अकॉर्ड है 2015 का, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि ये पीस पैक्ट होने के बाद नागालैंड में जो पीस प्रोस्पेक्ट था वो बढ़ गया था। ओके, तो अभी ये पैक्ट अगर आपका इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो इन फ्यूचर क्या है, जो टेंशन है नागालैंड में वो एस्केलेट हो सकता है। तो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसी के साथ आपके जो भी इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इसका जो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी इसमें दर्शाया गया है कि नागा हिल्स कैसे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था 1881 में। ओके, फिर कैसे वहाँ पे एथनिक आइडेंटिटी को लेके एक मूवमेंट चालू हो गया। 1947 में आपके एनएनसी ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद कैसे आर्म इंसर्जेंसी जो है बढ़ गया, कैसे आपसपा लगा, फिर कैसे नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ एज ए स्टेट इन 1963। ओके, उसके बाद आपका शिलोंग अकॉर्ड क्या है जो 1975 को हुआ था। फिर आपका 1980 में एनएससीएन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, फिर एनएससीएन का स्प्लिट हो गया दो ग्रुप में 1988 में। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आपको पीस अकॉर्ड के बारे में ही बताया है। तो ये पेजेस में पेज में पीस अकॉर्ड के बारे में मेंशन है, और फर्दर पेजेस में आपके जो भी इसके पास्ट है और फ्यूचर में कैसे सोल्यूशन हम पा सकते हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग आपका इन स्टेप विथ अ रीऑर्डर्ड वर्ल्ड। तो अभी आप देख सकते हैं जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है उसमें हम देख सकते हैं कैसे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज देखे जा रहे हैं, डी ग्लोबलाइजेशन देखा जा रहा है, ट्रेड वॉर देखा जा रहा है या टैरिफ वॉर देखा जा रहा है। तो इस समय में क्या है, भारत अपने आप को विकसित बनाने के लिए हम सिर्फ एक्सपोर्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। एक्सपोर्ट के तुलना में हमें क्या करना है, डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा फोकस करना है, ताकि हम अपने देश में ही जो आपका डिमांड है उसको जनरेट कर सके, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर सके और सप्लाई कर सके और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पा सके। क्योंकि जो आपका फॉरेन मार्केट है, ओके, या फिर जो ग्लोबल मार्केट है उसमें अभी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। तो अभी अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट में रिलाई करना चाहेंगे या फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज़ ज़्यादा लेंगे तो वो हमें अभी के लिए ओके फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। तो हमें डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा फोकस करना है, मेक इन इंडिया में ज़्यादा फोकस करना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया में ज़्यादा फोकस करना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में ज़्यादा फोकस करना है, एमएसएमई में ज़्यादा फोकस करना है। ओके, लोगों के स्किल बढ़ाने हैं। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी के साथ क्या करना है, रोबस्ट बनाना है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होंगी। सॉरी, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि कैसे आपका ट्रेड बैरियर आ रहे हैं, एफडीआई का फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, चाइना फैक्टर कैसे वर्क कर रहा है, यूएस फैक्टर कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो भी मेंशन किया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, पीएलआई स्कीम, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है डी रेगुलेशन कैन गिव दी बूस्ट ग्रोथ नीड्स। ओके, तो अभी क्या है, हमारे देश में जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा कैपेक्स एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर ध्यान देते हैं। लेकिन हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, एक अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, ये चीज़ इसको इंश्योर नहीं करता है कि आपका जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि रास्ते ठीक है, ओके, आपके रेलवे ठीक है, पोर्ट्स ठीक हो गए हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन गया है आपका
इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर एफडीआई के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएंगी, जब आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशली कौन से सेक्टर में, आपके लेबर लॉज को लेके, टैक्स लॉ को लेके, फिर आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को लेके, पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ को लेके। तो ये जो पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ है और जो आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, रास्ते अगर थोड़े ख़राब भी हुए ना, और आपका रेगुलेशन अगर अच्छा हुआ और ज़्यादा ओवर रेगुलेशन नहीं हुआ, तो लोग जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो खुद ही अपना रोड ठीक कर लेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस किस में करना है, डी रेगुलेशन में ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा आपका रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा रेगुलेट नहीं करनी है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाना है, पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ को क्या करना है, दूर करना है। तभी क्या है, देश में ग्रोथ आ सकता है। ओके, तो ये डी रेगुलेशन में क्या है, आपके इकोनॉमिक सर्वे 24-25 ने भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। तो ये सभी चीज़ें हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझनी जरूरी हो जाती है। आप सीधा सीधी डी रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे डी रेगुलेशन हमारा ग्रोथ को बूस्ट करेगा। ओके, और ये नीड ऑफ द आवर है, डी रेगुलेशन जो है ये नीड ऑफ द आवर है। हमने देखा कि 1991 के बाद एलपीजी जो है एक डी रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट को ही दर्शाता है। लेकिन फिर भी क्या है, जो स्टेट है उसमें जो लेबर लॉ है, लैंड रिलेटेड जो लॉ है, वो अभी भी क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। तो इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। कम है मतलब जितना हम एस्पायर कर रहे हैं उतना नहीं है, विकसित भारत बनने के लिए जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो बात करता है रिगार्डिंग साइक्लोन के बारे में, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। ओके, साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस चाहिए, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो सीधा सीधी इससे क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है कितना चाहिए, 26 डिग्री रिक्वायर्ड है। फिर आपका क्या चाहिए, आपका मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ओके, विंड का आपका सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। और साइक्लोन फॉर्मेशन होते ही क्या है, ये ह्यूमन हैबिटेशन को इम्पैक्ट करता है। तो उसके साथ अभी क्या डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि साइक्लोन को टेकल करने के लिए हम कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं, कैसे डिज़ास्टर जो प्रिपेयर्डनेस है उसको अच्छा कर सकते हैं, ताकि हम ह्यूमन कैजुअलिटीज़ को, ओके, प्रॉपर्टी डैमेज को कैसे कम कर सके, ताकि हमारे इकोनॉमी में एज वेल एज ह्यूमन लाइफ्स में इम्पैक्ट कम रहे। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी इन फ्यूचर इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्लाइमेट रिस्क जो है वो ग्रो कर रहा है और जो एक्शन है वो फेड कर रहे हैं। क्लाइमेट को लेके जो एक्शन है, तो अभी आप देख सकते हैं जो बाकू अज़रबैजान का जो डिस्कशन था उसमें आपका जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने थे उसमें लैकिंग देखा गया है। ओके, और फिर आपका जो भी क्लाइमेट रिस्क है वो कैसे ग्रो कर रहा है और इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस है इंक्लूडिंग इंडिया। तो इनका जो आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो बहुत ही कम है, लेकिन सफ़र क्या है, सफ़रिंग सबसे ज़्यादा है। तो कैसे सफ़र किया जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में साइक्लोन देखे जा रहे हैं, फ्लड देखे जा रहे हैं, हीट वेव्स देखे जा रहे हैं। ओके, आपका लॉन्ग टर्म क्राइसिस में ग्लेशियल मेल्टिंग देखा जा रहा है और देखा जाएगा। सी का लेवल है वो राइज़ कर रहा है, इसके वजह से कोस्टल सिटीज़ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। इरेटिक मानसून है तो ये एग्रीकल्चर को, फिर रूरल लाइवलीहुड को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है। और जो भी क्लाइमेट एक्शन है उसको बहुत ही जल्दी और इंटेंस तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो एक समय के बाद क्या है, जो भी आपके ये बढ़ते हुए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। शायद ये आज का लास्ट आर्टिकल है, यस लास्ट आर्टिकल है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो ये जो भी आपका पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो उसमें से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। और कोई भी आपका फर्दर डाउट रहता है, कुछ चीज़ें समझ नहीं रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको कैटर कर देंगे। ओके, तो आज का डिस्कशन इतना ही है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।